चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट असेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। कॉन्टीजेंसीज का मतलब क्या हो रहता है? कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या रहता है? कॉन्टीजेंसीज रेफर्स टू अ कंडीशन और सिचुएशन ऑन बैलेंस शीट डेट। हमने वहाँ पे देखा था कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। करेक्ट। तो हमने वहाँ पे देखा था कि भैया कॉन्टीजेंसी क्या होता है। कॉन्टीजेंसी कोई ऐसी चीज होता है जिसका होना या ना होना, द आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन, जिसका होना या ना होना हमको पता नहीं है और हमको कब मालूम पड़ेगा? द रिजल्ट्स वुड बी डिटरमाइंड बाय फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट ऑकर। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका होना नहीं होना कब पता चलेगा आपको? कोई फ्यूचर इवेंट होने पे मालूम पड़ेगा। डेफिनेशन: अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच मे बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट। कभी कभी देखो, प्रोविजन हम किसके बारे में बनाते हैं भैया? प्रोविजन फॉर बेड डेप, आपको पता है हम लोग प्रोविजन फॉर बेड डेप बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर बेड डेप क्या होता है? प्रोविजन ऑफ बेड डेप एक फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटी है या असेट कम होने वाली है, मतलब आपका नुकसान होने वाला है। एक लाइबिलिटी है, बट वो लाइबिलिटी आपको अंदाजे ही लगा सकते हो। उस लाइबिलिटी का आप क्या कर सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो। हम प्रोविजन फॉर बेड डेप जब होगी जब पता चलेगा, बट आज की तारीख में हम उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा जो एस्टिमेट, उसके लिए बहुत बड़ा डिग्री ऑफ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट्स करना पड़ेगा। अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी क्या होता है? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है ऑफ एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट में मैंने कुछ किया, मैंने माल खरीदा, उस वजह से मेरी लाइबिलिटी हुई, क्रेडिटर्स को मुझे पेमेंट करना है। द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो फ्रॉम एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो लाइबिलिटी ऐसी चीज़ है जो हमने पीछे पुराने कुछ कर्म किए होंगे, जैसे हमने परचेज किया तो क्रेडिटर्स अराइज हुए, और उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हमको कुछ आउटफ्लो देना पड़ेगा, कुछ आउटफ्लो देना पड़ेगा ऐसी चीज़ का जिसका हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता था। आउटफ्लो क्या होगा भैया? कैश का। और कैश अगर मेरे पास रहती थी तो कैश से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते थे, बट वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अब नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे उसको लाइबिलिटी में सेटल करना है। एंड obligating event is an event that creates an obligation that results in an enterprise having no realistic alternative to settle that obligation. Thus, a past event that leads to a present obligation is known as an obligating event. अब contingent liability क्या होता है? Contingent liability is a possible obligation that arise out of past events and existence of which be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event by not wholly within the control of the enterprise. बोलता है contingent liability क्या होगा? contingent liability एक ऐसी liability है, एक पॉसिबल आउटकम है, जो पॉसिबल आउटकम मुझे पैसा देना पड़ सकता है, बट वो देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देना पड़ सकता है। पता कब चलेगा देना है नहीं देना है? जब फ्यूचर में कुछ एक ऐसा इवेंट होगा या कोई ऐसा इवेंट नहीं होगा जो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भैया मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो एक मैंने पास्ट में कुछ एक ऑब्लिगेशन हो सकता है, मैंने पास्ट में थप्पड़ किसी को मारा है, उस वजह से मेरी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकती है, बट वो होगी या नहीं होगी वो डिपेंड क्या पे करेगा? वन और मोर फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट क्या है? कोर्ट का केस, कोर्ट का डिसीजन, जो मेरे हाथ में है क्या? द आंसर इज नो। A present obligation that arises from past event but is not recognized because it is not probable that the outflow of economic benefit will be required to settle them, or a reliable estimate for the amount of obligation cannot be made. उसी हिसाब से contingent asset क्या होता है? contingent asset is a possible asset, ऊपर contingent liability का is a possible outcome, is a possible आउटकम। यहाँ पे क्या है? पॉसिबल असेट डेट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, द एविडेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉट ऑकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट अगेन विच आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। ये सब तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन इतना पूछने का ये नहीं है। एन ऑब्लिगेशन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ based on evidence available is existence at the balance sheet date is कंसिडर प्रोबेबल डेट इज मोर लाइकली देन नॉट। यानी ऑब्लिगेशन क्या होगा? अगर बैलेंस शीट डेट पे हमको पता है कि हमको इसको सेटल करना है तो वो हो गई हमारी ऑब्लिगेशन। और पॉसिबल एग्जिस्टेंस क्या होगा? जो भैया अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से हमको उसको पे करना पड़ सकता है। तो अभी तक हमको सिर्फ दो चीज़ देखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है? ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कभी भी आपको पूछेंगे नहीं। हमको तीन चीज़ देखनी है। सबसे पहले प्रोविजन क्या होता है, कॉन्टीजेंट एसेट क्या होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रोविजन। अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन, अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन एन एंटरप्राइज हैज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट।
करेक्ट. इट इज़ प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्पावरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन. तो प्रोविजन क्या बोलते हैं, प्रोविजन को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोविजन कब हम बनाएंगे, जब हमको लगता है कि भैया हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्लिगेशन, हमारे पास कुछ ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन कुछ पास्ट इवेंट्स की वजह से हो रहा है, वो ऑब्लिगेशन कुछ पास्ट इवेंट्स की वजह से हो रहा है. यानी पास्ट में मैंने कुछ खरीदी किया होगा या पास्ट में मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे आज कुछ ऑब्लिगेशन देना है. ये ऑब्लिगेशन से क्या होगा, इट इज़ प्रोबेबल, बहुत हद तक चांसेस है कि भैया मेरे को कैश देनी पड़ेगी. आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज नथिंग बट कैश. आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज नथिंग बट कैश विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए मुझे कैश देनी पड़ेगी, और उस कैश का क्या अमाउंट रहेगा वो आज मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ. इफ़ द कंडीशन आर नॉट मेट, नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज. द अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज बिफोर टैक्स एंड इज़ नॉट डिस्काउंटेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू. और उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं करेंगे. जितना अमाउंट का प्रोविजन चाहिए उतना अमाउंट का प्रोविजन हम लोग बना देंगे, अगर हमको पता चल रहा है कि वो हमको लगने वाला है. अगर ऊपर का कंडीशन मेट हो गया तो हमको प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है 110%. अगर प्रोविजन मेट नहीं हो रहा है तो प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन क्या क्या कंडीशन है प्रोविजन बनाने के लिए, प्रोविजन बनाने के लिए कंडीशन है कि भैया पास्ट में आपने कुछ किया है, उस वजह से आज आपकी कुछ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन खड़ी हो रही है. वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपके एंटरप्राइज को हो रहे हैं कैश आपको देना पड़ेगा. उसको सेटल करने के लिए आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और रिसोर्सेज क्या आपकी नथिंग बट कैश. और कितनी कैश देनी है ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको पता है. तो ये 3 कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई हो रही है तो आप प्रोविजन बना लोगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेल्ट विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ हिज रिपोर्टिंग पीरियड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है बैलेंस शीट एंटरप्राइज की एट द एंड ऑफ हिज रिपोर्टिंग पीरियड यानी 31 मार्च को, एंड इट्स पॉसिबल पोजीशन इन फ्यूचर. देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर कॉस्ट दैट नीड टू बी इंकर्ड टू ऑपरेट इन फ्यूचर. तो फ्यूचर में होने वाली कोई भी चीज़ के लिए आज हमको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है. द ओनली लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज इन एंटरप्राइज बैलेंस शीट आर दोज दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट. यानी हमको कौन सा प्रोविजन बनाना है, सिर्फ उसी चीज़ का प्रोविजन बनाना है जो बैलेंस शीट डेट पे खड़ा है. इट इज़ ओनली दोज ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली बाय एन एंटरप्राइज फ्यूचर एक्शंस दैट आर रिकॉग्नाइज एन प्रोविजन. प्रोविजन किस किस का रिकॉग्नाइज करेंगे, ओनली दोज आइटम जो बैलेंस शीट डेट पे खड़े हैं. अगर कोई आइटम बैलेंस शीट डेट पे खड़ा नहीं है या बैलेंस शीट डेट पे अराइज नहीं हो रहा तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि बच्चों, नहीं बनाना पड़ेगा. वेयर देयर आर number of similar obligation like product warranty, the probability that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligation as a whole. कभी कभी क्या होता है हमको कोई ऑब्लिगेशन देने पड़ते हैं. जैसे मेरे पास मैंने भाई कोई माल आपको बेचा, कोई प्रोडक्ट आपको बेचा जो वारंटी पीरियड के अंदर है. हम लोग हमारे घर में एलईडी खरीदते हैं जिसकी 1 साल की वारंटी हो जाती है. तो विप्रो कंपनी, फिलिप्स कंपनी, ये सब कंपनी क्या करती है, वो एलईडी बल्ब बनाती है. तो हमको उसका एक प्रोविज़न करना पड़ेगा, हमको एक अंदाज़ा प्रोविज़न करके रखना पड़ेगा कि कितनी अंदाज़ा मेरे पास आने वाले साल में बल्ब रिप्लेस करने आएंगे, उसका जो भी कॉस्ट रहेगा उसका मुझे एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि मैंने पास में कुछ ऐसे इवेंट्स किए, मैंने सेल किया है, मैंने वारंटी किया है, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में मुझे भैया आइदर कैश देना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी, कोई रिसोर्स देने पड़ेंगे जो रिसोर्स मेरे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो मुझे एलईडी बल्ब की जगह एलईडी बल्ब देना पड़ेगा. अगर वो नहीं देता था तो वो एलईडी बल्ब मैं मार्केट में बेच कर उससे कैश ले सकता था. पॉइंट नंबर 5, वेयर देयर आर अ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्लिगेशन. ये हमने पढ़ लिया. पॉइंट नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड इन सेटलमेंट इन डिटरमाइनिंग बाय कंसिडरिंग द क्लास ऑब्लिगेशन एज अ होल. तो आपको प्रोडक्ट वारंटी के लिए आपको अपनी प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा. An enterprise should not recognize a contingent liability. A contingent liability is to be disclosed unless the possibility of an outflow of resources empowered economic benefit is remote. अगर उसका जो आपको जो पैसा लगने वाला है बहुत छोटा है, बहुत माइनर है, मटेरियल नहीं है, तो आपको अपने बुक्स में कंटीजेंट लायबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है. वेयर एन एंटरप्राइज इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एन ऑब्लिगेशन, दैट पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंट बाय अदर पार्टी इज ट्रीटेड एज कंटीजेंट
लाइबिलिटी। अगर सपोज मैं और मेरे साथ एक और जन है, हम दोनों मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, दोनों लोग आधी आधी लाइबिलिटी बियर करने वाले हैं, आधी आधी लाइबिलिटी बियर करने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, आधा काम, आधी लाइबिलिटी मुझे बियर करनी पड़ेगी, आधी लाइबिलिटी उसको बियर करनी पड़ेगी। सपोज 1 लाख का कुछ काम है, 1 लाख का काम के अगेंस्ट मैंने कुछ काम किया, कुछ लाइबिलिटी अराइज उससे 1 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी मुझे और वो एक्स पार्टी को आधी आधी करके बियर करनी है। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है 50,000, और मुझे कितना करना है, मुझे लाइबिलिटी कितनी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, ओनली एंड ओनली 50,000। आगे, contingent liability may develop in a way not initially expected, therefore they are assessed continuously to determine whether an outflow of resources economic benefit has become possible। मतलब क्या बोला है भैया कि भैया अगर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, जो कॉन्टीजेंट चीज़ें हैं, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा कि भैया वो जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है क्या वो पॉसिबल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगी, क्या जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो पॉसिबल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगी। अगर आपका आंसर येस है, हाँ भैया वो पॉसिबल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर भैया हमको उसको एज लाइबिलिटी मान लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको इग्नोर कर देना पड़ेगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement should be recognized when and only when it is virtual certain that the reimbursement will be received if the enterprise settled the obligation. The reimbursement should be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement should not exceed the amount of provision in the statement of P&L. The expense relating to provision may be settled net of the amount recognized for reimbursement। मतलब क्या बोला हुआ है कि कभी कभी आपको जैसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जैसे कॉन्टीजेंट एसेट भी हो सकती है कि फ्यूचर में आपको कुछ चीज़ें मिल भी सकती है, और वो चीज़ मिलने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। तो आप उस असेट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आपके पास वर्चुअली सर्टन एविडेंस है, बहुत कड़े एविडेंस है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है, तभी आपको अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा आपको इनकर करना है वो खर्चे को आप काय में डाल दूँगे, P&L में एज एक्सपेंस मान लूँगे। तो provision should be reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate। यानी जब कभी भी बैलेंस शीट पे आप देखोगे तो प्रोविजंस को आपको हर बार देखना पड़ेगा। इसलिए तो देखिए, जब भी हम P&L अकाउंट बनाते थे, जब भी कोई कंपनी हमारी कंपनी को अमलगमेट करती थी या मर्जर करती थी, उस टाइम पे वो क्या बोलती थी, उस टाइम पे वो देखती थी कि भैया आपको डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन बढ़ाना है या कम करना है, इन्वेंटरी की वैल्यू कम करना है। तो वो क्या करती थी, बार बार बैलेंस शीट डेट पे उस प्रोविजन को रिव्यू करती थी कि भैया क्या डेटर की सिचुएशन और ख़राब होगी तो हमको प्रोविजन का जो अमाउंट है वो और बढ़ाना पड़ेगा। बैंक्स बहुत सी बार क्या करती है, जब भी उनका NP होता है, जब भी वो लोन देती है, तो हर 3 महीने में देखती है कि भैया लोन का जो प्रोविजन है वो बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है। इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्पावरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिक्वायर टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अगर ऐसा लग रहा है कि अब हमको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो जो प्रोविज़न हमने बना के रखा था वो प्रोविज़न को हम क्या कर देंगे, प्रोविज़न शुड बी रिवर्स। कि भैया मैं रिव्यू करूँगा, रिव्यू करने के बाद मालूम पड़ा कि भैया जो आपने कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के लिए प्रोविज़न बनाया था वो प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि वो लाइबिलिटी अब मेरे फेवर में, मतलब वो जो चीज़ें वो मेरे फेवर में होंगी, मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो प्रोविज़न बना के रखा है वो प्रोविज़न को मैं कर दूँगा, रिवर्स कर दूँगा। एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कॉन्टीजेंट असेट। हम असेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्टीजेंट है, अभी तक हमको वर्चुअल सर्टेनिटी उस चीज़ से नहीं मिला है। कॉन्टीजेंट असेट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट डेट गिव राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटरप्राइज। कभी कभी क्या होता है, हमको कॉन्टीजेंट असेट हो जाती है जो हमने प्लान करके नहीं रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लेम डेट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस where the outcome is uncertain, where an inflow of economic benefit is probable, the contingent asset is disclosed in director report and not in financial statement। contingent asset इस वर्ड के अंदर ही क्या है, कॉन्टीजेंसी है। तो कॉन्टीजेंट असेट हम हमारी बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम हमारे डायरेक्टर रिपोर्ट में उसको बता देंगे। contingent asset are asset continuously and if it has become virtually certain that the inflow will arise, the asset and related income are recognized in the financial statement for the period in which the change occur। यानी क्या बोला है, जब तक contingent asset के साथ वर्चुअल रियलिटी नहीं होती है, हम हमारी बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस दिन हमारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी के सामने टिक आ जाएगा कि हाँ भैया वर्चुअल सर्टेनिटी है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है,
एडवांस आ चुका है, आपको पैसा मिलने ही वाला है, उस टाइम पे आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम मान सकते हो या असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, तब तक वो डायरेक्ट रिपोर्ट में ही आएगा। क्लियर? तो एक बार रिवाइज करने के लिए फटाफट से अपन देखते हैं क्या क्या हमने प्रोविजन पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा भैया प्रोविजन का क्रिएट करनी पड़ेगी जब तीन चीज़ें हो रही है। प्रोविजन का क्रिएट करनी पड़ेगी जब तीन चीज़ें हो रही है। ये तीन चीज़ें क्या है भैया कि भैया पास्ट इवेंट की वजह से एंटरप्राइज के ऊपर कुछ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रहे हैं। हमने पास्ट में कुछ काम किए होंगे, उस वजह से हमारे प्रेजेंट में कुछ ऑब्लिगेशन है। ये ऑब्लिगेशन ऐसे है जिससे हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो होंगे। व्हाट आर इकोनॉमिक बेनिफिट? कैश, हमारे एंटरप्राइज को कैश आने वाली है। वो कैश हमारे लिए क्या है? कैश ऐसी चीज़ है जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। वो कैश अगर आउटफ्लो हो रही है तो हमको प्रोविजन बनवाना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज़, वो जो अमाउंट है कि कितनी कैश जाएगी वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो मैं प्रोविजन बना दूंगा। बट इसके अंदर एक चीज़ बोलिए कि प्रोविजन का जो अमाउंट है, अगर प्रोविजन का अमाउंट बहुत ही रिमोट है तो आप उस चीज़ को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की जो अमाउंट है वो अगर बहुत छोटी है, रिमोट है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ बोली थी कि अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जॉइंटली है, आधी मेरी आधी किसी और की, तो मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने रिकॉर्ड करूंगा? मेरी आधी ही रिकॉर्ड करूंगा। और एक और चीज़ बोली थी प्रोविजन के बारे में कि भैया प्रोविजन को आपको हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना पड़ेगा। हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना पड़ेगा कि इसके अमाउंट में कुछ चेंजेस हुआ क्या, ये और बुरी हो गई या अच्छी हो गई। अगर चीज़ अच्छी होगी तो मेरा जो प्रोविजन उसका अमाउंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा। बट अगर वो और बुरी हो चुकी है तो मुझे अपने उस अमाउंट को, उस प्रोविजन का जो परसेंटेज उसको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डेटर के ऊपर प्रोविजन, अगर डेटर अच्छे हो चुके हैं, डेटर पेमेंट कर रहा है तो डेटर का प्रोविजन मैं कम कर दूंगा। बट अगर डेटर पैसे ही नहीं दे रहे तो मेरा जो प्रोविजन 5% था उसको बढ़ा के 10% भी करना पड़ सकता है। फिर बात की हमने कॉन्टिजेंट एसेट की। कॉन्टिजेंट एसेट एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देने वाली है, बट जब तक मुझे वर्चुअली सर्टन नहीं होता है, वर्चुअली सर्टन एविडेंस नहीं मिलती कि मुझे पैसा मिलेगा, तब तक क्या मैं उसको मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? आंसर इज नो। तब तक कहाँ पे जगह मिलेगी उसको मिलेगी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख सकता है वो कि भैया ये फ्यूचर में मुझे कॉन्टिजेंट असेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख सकते हैं। बट जिस दिन वर्चुअल सर्टेनिटी आ गई, कुछ एग्रीमेंट साइन हो गया, बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन होगा, उस दिन आप क्या कर सकते हो? उसको अपनी असेट मान सकते हो, उसको अपनी इनकम मान सकते हो, उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल सकते हो। तो ये था क्रक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का। एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट हमारे पोर्शन में, इसलिए हमने एक बार इसको पढ़ लिया। बस इतना ही आपको AS 29 के बारे में पढ़ना है।